जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं यशवंत बसवानी लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का पीएनएसटी का पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है, जिसमें आज लेकर आए बेटा हम लोग इलास्टिक के जितने भी पीवाईक्यू हैं वो सभी। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, उसके बाद खुद से सॉल्व करके देखें। बोल क्या रहा है, एल लंबाई की किसी तार पर कार्यरत प्रतिबल y/4 हो, जबकि y दिया हुआ है यंग मापांक है। y क्या बेटा? यंग मापांक है। पहले जान लीजिएगा कि y क्या होता है, y के बारे में हम लोग क्या जानते हैं। ठीक है, अच्छा स्क्रीन चेंज कर लेते हैं। चलिएगा, y मतलब इलास्टिक कांस्टेंट, यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट के बारे में जानते हैं। y क्या होता है बेटा? यंग्स मॉडुलस होता है। क्या होता है? यंग्स मॉडुलस होता है, यंग्स मॉडुलस। अच्छा, यंग्स मॉडुलस को हम लोग क्या जानते हैं बेटा? प्रत्यास्थता गुणांक। किसका? ठीक है ना, किसका बेटा? किसी वायर के लिए, किसी तार के लिए प्रत्यास्थता गुणांक होता है, जिसको हम लोग y से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ पर y का फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हैं। y होता है, y को हम लोग ये बोलेंगे, यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप लोग देखोगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़े होंगे बेटा, स्ट्रेन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर स्ट्रेन और स्ट्रेस की बात आ गई, तो पहले हम लोग स्ट्रेस को जान लेते हैं, फिर स्ट्रेन को जान लेते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस क्या होता है बेटा? स्ट्रेस क्या होता है? ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। ये क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, स्ट्रेस मतलब प्रतिबल। स्ट्रेस मतलब क्या होता है बेटा? प्रतिबल। स्ट्रेस मतलब होता है प्रतिबल, और प्रतिबल को हम लोग लिखते हैं बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। अक्सर आप लोगों को इसका मात्रक और इसकी विमीय सूत्र पूछ लेता है, तो हम लोग जानते हैं कि बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक बता सकते हैं। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो, न्यूटन मीटर माइनस 2 समझ सकते हो। ठीक है, इसका विमीय सूत्र बता सकते हो, विमीय सूत्र आप बता सकते हो, क्योंकि बल का सूत्र होता है विमीय सूत्र एम एल टी माइनस 2 बेटा। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होता है बेटा? एल स्क्वायर। क्या होता है? एल स्क्वायर। तो हम लोग क्या बताएंगे कि एक एल से एक एल को कैंसिल कर दोगे, केवल एल नीचे बचा हुआ है वो ऊपर जाएगा बेटा, तो हम लोग लिख सकते हैं एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। क्लियर हुआ बेटा? तो हमारा जो स्ट्रेस का प्रतिबल का विमीय सूत्र आप बताओगे एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। डन, स्ट्रेस की कहानी समझ में आ गई। अच्छा, स्ट्रेस को फील करना है, ध्यान दीजिएगा कि हम किसी अगर एक बाहरी बल से खींचे, ठीक है, तो अंदर की जो मॉलिक्यूल्स है, अंदर की मॉलिक्यूल्स आकर्षण बल के थ्रू अपने आप को एक अट्रैक्ट करेंगे, जिसके थ्रू अंदर एक फोर्स जनरेट होगा, जिसी को ही हम लोग कहते हैं स्ट्रेस कहते हैं। और ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया के बारे में बात करेंगे तब ये स्ट्रेस कहलाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स भी बोल सकते हो, अगर इसको बोलना है तो रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट को उसके ओरिजिनल शेप में लाने के लिए जो फोर्स इंटरनली काम करता है, उसको हमने बोला स्ट्रेस। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रेन की। स्ट्रेन क्या होता है? ठीक है ना, स्ट्रेन की बात करते हैं। तो स्ट्रेन बेटा क्या होता है? ठीक है ना, अगर मान के चलो आपने किसी वायर को खींच के, पहले इस वायर का जो लेंथ था यल था, फिर आपने इसको खींचा, फिर आपने इसमें स्ट्रेस अप्लाई किया या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, और इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई डेल एल। कितनी इंक्रीज होगी बेटा? डेल एल। पहले यल लंबाई का लेंथ था, वायर था, आपने खींचा, एफ फोर्स लगा के उसकी लंबाई में वृद्धि होगी डेल एल। आप स्ट्रेन क्या बताओगे? कि जो लंबाई में परिवर्तन हुआ, जो लंबाई में परिवर्तन हुआ, और जो प्रारंभिक लंबाई थी यल, जिसको कैपिटल यल से रिप्रेजेंट करें, सॉरी चलो यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यल, जो हमारी प्रारंभिक लंबाई थी, ये दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेन कहते हैं, जिसको हम लोग विकृति से जानते हैं, विकृति जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? विकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकृति बोलते हैं। तो मैं यहाँ सूत्र लिख सकता हूँ, ठीक है, लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटे में क्या लिख सकते हो? प्रारंभिक लंबाई लिख सकते हो, प्रारंभिक लंबाई। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से आपने स्ट्रेन को भी समझ लिया।
स्ट्रेन का मात्रकहीन राशि होगी। स्ट्रेन किस प्रकार की राशि होगी? मात्रकहीन, क्योंकि अगर बात करें ऊपर भी लंबाई है नीचे भी लंबाई है, मतलब अगर दोनों का मात्रक मीटर और मीटर लिखूं ऊपर नीचे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब मात्रकहीन। जब मात्रकहीन नहीं है तो विमा भी नहीं होगा, मतलब विमाहीन। ठीक है, तो जैसे अब ये लेंथ है इसका विमा यल लिखोगे, नीचे लेंथ इसका भी विमा यल लिखोगे, तो आप देखोगे यल से यल कैंसिल, मतलब हम इसको विमाहीन राशि मान सकते हैं। M0 L0 T0 लिख सकते हैं। स्ट्रेन का जो विमा होता है M0 L0 T0, मतलब विमाहीन राशि बोल सकते हैं। ठीक है ना। अभी हम केवल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के बारे में बात किए, और भी होते हैं इसके टाइप। फिलहाल के इस क्वेश्चन का डिमांड जो भी है उसके बारे में समझा रहे थे। ठीक है, तो जो लंबाई में वृद्धि के लिए जो मापांक मिलता है, ठीक है ना, जो मापांक मिलता है उसको कहते हैं यंग्स मॉडुलस, ठीक है, या प्रत्याशिता गुणांक, ठीक है, या यंग मापांक। ओके, तो अब प्रश्न क्या बोल रहा है उस पर आते हैं बेटा, प्रश्न क्या बोल रहा है उस पर आते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या हो रहा है, यल लंबाई किसी तार पर कार्यरत प्रतिबल y/4 है, जबकि यंग मापक दिया हुआ जो भी, तो हम बात कर लेंगे तार की लंबाई क्या होगी, तार की नई वाली लंबाई क्या होगी ना, तार की नई लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो तार की नई लंबाई क्या होगी, तो हम बात करते हैं प्रारंभिक लंबाई, तो उसने कितना दिया हुआ था, यल दिया हुआ था, यल दिया हुआ था। ठीक है ना, इसमें बल लगाई एफ, इसकी लंबाई में वृद्धि हुई डेल यल, ऐसा मान लेते हैं डेल यल की लंबाई हुई। ठीक है, डेल यल लंबाई की वृद्धि हुई बेटा। अब हम लोग ने बोला इस पर एफ फोर्स लगाया, इसके एकांक क्षेत्रफल पर जो भी स्ट्रेस लगा है उसको हम एफ अपॉन ए से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रतिबल, इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिबल बोलते हैं या स्ट्रेस बोलते हो आप, प्रतिबल बोलते हो या स्ट्रेस बोलते हो। ठीक है, अब स्ट्रेस का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना बेटा, y/4 दिया हुआ है, कितना दे रखा है, y/4। ठीक है ना, और y की एक्चुअल फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं बेटा, क्या लिखते हैं, एफ अपॉन ए, दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन डेल एल बाय स्मॉल एल। ठीक है ना, इसको मैं अगर लिखूं तो ये इसे लिख सकते हैं एफ अपॉन एफ एल इंटू ए डेल एल लिख सकते हो बेटा। ठीक है, इस प्रकार से आप फॉर्मूला दे सकते हो। ठीक है ना, एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है, अगर उसका फॉर्मूला एफ मास दिया हुआ है एम जी एल अपॉन ए का फॉर्मूला दे सकते हो पाई आर स्क्वायर इंटू डेल एल। ठीक है बेटा, ये वाला भी एक फॉर्मूला दे सकते हैं फिलहाल के लिए यंग्स मॉडुलस का। अभी हम इस वाले फॉर्मूले की बात करते हैं, इस वाले फॉर्मूले की। ठीक है, आपको पूछा जा रहा है कि नई लंबाई क्या है, तो नई लंबाई क्या होगी बेटा, नई लंबाई क्या होगी, नई लंबाई होगी जो प्रारंभिक लंबाई था स्मॉल एल, जिसे कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करें, कैपिटल एल प्लस में जो डेल एल है उसको ऐड करेंगे, तो डेल एल ऐड करेंगे तो हमारी प्रारंभिक मतलब टोटल लंबाई मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग टोटल लंबाई निकालने के लिए पहले हम लोग डेल एल निकाल लेते हैं, डेल एल निकालेंगे तो डेल एल के लिए हम बात करते हैं, वाई दिया हुआ है, अच्छा वाई को वाई रखते हैं, ये दिया हुआ है स्ट्रेस, ऊपर में एफ अपन ए का मान कितना रखोगे, एफ अपन ए का मान कितना रखोगे, y/4, वाई अपन 4, एफ अपन ए का मान रख दिया y अपन 4, और ऊपर में यल, नीचे में डेल एल। ठीक है, तो y से y कैंसिल, तो डेल एल बराबर लिख सकता हूँ, डेल एल जाएगा इधर लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा यल/4, कितना हो जाएगा, यल/4। अब हम लोग देखते हैं इसको प्रारंभिक लंबाई में जोड़ देंगे, मतलब यल है, इसको चलो कैपिटल यल लिखो, कैपिटल यल लिखो। ठीक है, तो यल प्लस यल/4, क्लियर है बेटा, ये हो जाएगा हमारा। अच्छा ये बटे में नहीं है, इसका मान रख रहे हैं हम लोग, यल प्रारंभिक लंबाई और ये लंबाई में परिवर्तन इतना मिला था हम लोगों को, इस वाले गणना से हम लोगों ने यल/4 ला दिया। ये निकलेगा 4 का 4 4 है, और एक 5 यल/4। ठीक है ना, अच्छा ऐसे आंसर में नहीं दिया हुआ है, दशमलव में आंसर दे रहा है, कैंसिल कर दो। बच्चों वाला मेथड वही 4 एक बार जाएगा, ठीक है ना, फिर 2 बार जाएगा, 8 8, फिर 2 बचा, 4 पंचे 20, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो नई लंबाई हो जाएगी 1.25, 1.25 ईयर हो जाएगा बेटा। क्लियर है, क्लियर है, बात समझ में आ गई आप लोगों को। जो नई लंबाई होगी कितना, 1.52 यल, 1.25 यल। ठीक है, 1.25 यल। प्रश्न में देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन मैच हो रहा है हमारा बेटा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भिन्न पदार्थों के समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, भिन्न पदार्थ है, ठीक है ना, पदार्थ कैसे अलग अलग वाले पदार्थ ले रखे, समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, सही, दोनों के अनुप्रस्थ काट हम लोग ले लेते हैं। दो तारों पर समान भार लगाया जाता है, भार भी समान है, मतलब हम बात कर लेंगे यफ की। ठीक है ना, यफ या mg की बात कर लो। ठीक है ना, जितना भार लगेगा वही मतलब वही बल लगेगा।
वे भिन्न विकृति प्रदर्शित करते हैं। उनकी जो विकृति है वो डिफरेंट डिफरेंट है। डेल एल जो है दोनों के लिए अलग अलग है। तो मैं डेल L1 और डेल L2 के बारे में बात करेंगे। जो विकृति आ रही है ना, जो परिवर्तन हो रहा है, उसी को विकृति बोल रहे हैं। ठीक है। यंग के प्रत्यास्थता गुणांक का मान कितना होगा? यंग के प्रत्यास्थता गुणांक का मान कितना होगा? अच्छा, यहाँ पर थ्योरेटिकल ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या बोला गया है कि ये दो तार है जिनकी लंबाई समान है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा, लंबाई इसका L1 मान लेते हैं और इसका L2 मान लेते हैं। ठीक है। और इसमें लंबाई में भार समान लगा रहे हैं, दोनों में भार समान लग रहा है बेटा। दोनों में जो वजन है वो समान है, समान लटका रखे हैं। तो इसमें लंबाई की वृद्धि मान लिए डेल L1, ठीक है ना, और इसमें लंबाई की वृद्धि मान लिए डेल L2। ठीक है, क्लियर है। अब ये बोला है कि दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, इसका भी A है, इसका भी A है। ठीक है ना। तो दोनों का जो प्रतिबल होगा, एक्चुअल में y का जो फार्मूला होता है ये होता है, यंग्स मॉडुलस का फार्मूला ये होता है FL अपॉन में F इंटू L अपॉन में A इंटू डेल L। ठीक है ना बेटा, ये फार्मूला होता है, ये वाला फार्मूला हम लोग लिखते हैं। पदार्थ भिन्न भिन्न है तो दोनों के लिए प्रत्यास्थता गुणांक भी अलग अलग होगा। तो इसके लिए प्रत्यास्थता गुणांक मैं ले लेता हूँ y1 और इसके लिए प्रत्यास्थता गुणांक ले लेता हूँ y2। डन। अब क्योंकि दोनों का जो स्ट्रेस है ये इक्वल है, दोनों का स्ट्रेस कैसा है? इक्वल है। तो मैं क्या F अपॉन A के बराबर लिख सकता हूँ y इंटू डेल L अपॉन में L इजिकल टू F अपॉन A। अब इस वाले तार के लिए ध्यान दीजिएगा, ये पहले तार मान लेते हैं, इसको दूसरा तार मान लेते हैं। पहले तार के लिए जो स्ट्रेस का फार्मूला होगा वो कितना होगा? पहले तार के लिए स्ट्रेस का फार्मूला होगा y1 इंटू डेल L1 अपॉन में L1। ठीक है, बराबर दूसरे तार के लिए क्या मानेंगे? दूसरे तार के लिए हम लोग स्ट्रेस निकालेंगे। अरे यार, F अपॉन A दोनों के लिए सेम है, ऐसा मान के चलो दोनों के लिए हम लोग ये फार्मूला डिराइव कर रहे हैं और राइट हैंड साइड दोनों में सेम आएगा। तो हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है ना, तो हम लोग इसको दोनों के लिए सेम करेंगे। तो ये लिखेंगे y2 डेल L2 अपॉन में L2। अब हम फिलहाल के लिए बोल रहे हैं कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक को साथ साथ में लिखो, y1 अपॉन y2। इसको ले चलो इधर, ये हो जाएगा ये जाएगा L1 अपॉन में L2 मल्टीप्लाई ये जाएगा डेल L2 अपॉन में डेल L1। ठीक है बेटा, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, ये क्लियर हुआ। क्या करें? y1 को साथ में लिखे, y1 y2 को साथ में लिखे। ठीक है ना। फिर L1 को लेके चले ऊपर, तो L1 ऊपर गया, डेल L1 को ऊपर नीचे लेके चले, डेल L नीचे आ गया। ठीक है, डन। अब देखिएगा, अभी हमको बोलता है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक किसके लिए ज्यादा होगा, यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। पहले तो L1 को ज्यादा रखेंगे, L1 ज्यादा रखेंगे तो y1 ज्यादा हो जाएगा, y1 ज्यादा होगा। ठीक है ना। L1 ज्यादा करेंगे तो y1 भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, मतलब जिसकी लंबाई ज्यादा होगी उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्यादा होगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, इधर ऑप्शन उड़ाते हैं, जिसकी लंबाई ज्यादा हो। ठीक है ना, ये बोला गया है कि यंग गुणांक का मान उस तार के लिए ज्यादा होगा जिस तार के लिए लंबाई ज्यादा हो, जिसकी लंबाई कम हो, विकृति ज्यादा हो, विकृति कम हो। ठीक है ना, ये बोला है इसने। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं जो हम लोगों ने लाया है। y1 अपॉन में y2 बराबर L1 अपॉन L2 इंटू डेल L2 अपॉन में डेल L1। ठीक है ना। चलो, पहला ऑप्शन जो है हमारा संगत दिख रहा है, मतलब ये हम इसको सही मान सकते हैं। फिर भी हम लोग दूसरे वाले ऑप्शन को डील करेंगे। दूसरा वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है? जिसकी लंबाई कम हो, अगर मैं L1 को कम मानूं तो y1 ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। मतलब y1 एक्चुअल में किसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक है? पहले वाले तार का। पहले वाले तार की लंबाई कितना ले रखे हैं? L1 ले रखे हैं। तो मैं L1 को कम करूं तो y1 भी कम हो जाएगा ना उसके रेशो में। अरे यार, जो ऊपर है ना, ऊपर वाले राशि को सेम रेशो में लेंगे, नीचे वाले राशि भी सेम रेशो में होगा। इसका मतलब ये है, अगर ऊपर वाली राशि को बढ़ाएंगे तो इधर भी लेफ्ट हैंड भी ऊपर वाली राशि बढ़ जाएगी। इधर राइट में अगर नीचे वाली राशि को चेंज करेंगे, कम करोगे तो नीचे वाला कम हो जाएगा, बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा। तो उसी रेशो के लिए बात करेंगे। L1 कम करेंगे तो y1 कम हो जाएगा, तो मतलब ये संगत नहीं है, गलत होगा।
तीसरा क्या बोल रहा है, जिसमें विकृति ज्यादा हो। अगर विकृति ज्यादा होने के लिए बोलता है तो डेल L2 और Y2 ये दोनों इनवर्सली रिलेशन में, वैसे डेल L1 और Y1 भी रिलेशन में है। अगर दोनों में से किसी एक को ज्यादा करूंगा तो Y का मान क्या हो जाएगा, उस रेशो में कम होने लगेगा। ठीक है, मतलब इस ये भी ऑप्शन असंगत है। जिसमें विकृति कम हो, अब ये दोनों ऑप्शन भी दोनों, क्योंकि विकृति तो यंग प्रत्याशिता गुणांक का अनुक्रमानुपाती है, सॉरी युद्ध क्रमानुपाती है, युद्ध क्रमानुपाती मतलब y प्रोपोर्शनल 1/del। अगर आप किसी भी एक की विकृति को कम या ज्यादा करते हो तो ये भी उसके अपोजिट में कम ज्यादा हो जाएगा बेटा। क्लियर है, युद्ध क्रमानुपाती है। तो हमारा केवल और केवल संगत ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा बेटा। क्लियर है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। MgL प्रश्न में दिया है, प्रश्न में ऐसा दिया हुआ है, चलिए लिख लेते हैं MgL अपॉन में पाई r स्क्वायर स्मॉल l। डन। यदि भार mg को दोगुना करने पर y का मान हो जाएगा। अरे भाई ये सीधा सीधा सा ऑप्शन है। आप एक बार मतलब ये इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, एक्चुअली में डायरेक्ट आंसर मार सकते हो, ठीक है ना। केवल y का मान तभी बदलेगा, y का मान तभी बदलेगा, y का मान तभी बदलेगा जब आप वायर की पदार्थ का मात्रा बदलते हो। मतलब अगर मैं इसी वायर को कितना भी लंबा खींचूं, कितने भी लंबे खींच के कितना भी बड़ा कर लो या कंप्रेस करके छोटा कर लो, वायर का मान चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम वायर के पदार्थ को चेंज नहीं कर रहे। वायर के पदार्थ मतलब वायर के पदार्थ को चेंज नहीं कर रहा है। आपने चलो कॉपर वायर ले रखा है, कॉपर वायर ले रखा, अगर आप ऐसा होता कि आपने एल्यूमिनियम का वायर ले लिया होता, अगर आप ऐसा होता कि आयरन का वायर ले लिया होता, तब जाके y का मान चेंज होता, क्योंकि y का मान केवल और किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। और केवल हमने क्या करा कि वही वायर में हम लोगों ने उसके भार को दोगुना कर दिया। वायर बदला क्या, नहीं बदला। वायर की प्रकृति बदली क्या, नहीं बदली। तो y का मान सेम रहेगा दोनों स्थिति में बेटा, दोनों के लिए y का मान सेम हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। ओके, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो पहले y था तो बाद में भी y रहेगा, आप कितना भी भार लटका दो उस पर, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। दृढ़ता गुणांक का सूत्र, दृढ़ता गुणांक का सूत्र क्या बोल रहा है, ठीक है। दृढ़ता गुणांक का सूत्र क्या होता है, अच्छा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोल सकते हैं इसको, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता क्या देखिए, होता क्या देखिएगा, एक इस प्रकार से सॉलिड ले रखे हम लोग ने, किसी ने इसको धक्का दिया और इसका थीटा कोण पर विकृति हो गई। कितने कोण पर, थीटा कोण पर, ये थीटा कोण पर विकृति हो गई, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं विकृति कितनी हुई बेटा, थीटा हुआ, कितना विकृति हुआ, थीटा विकृति हुआ, ठीक है ना। तो स्ट्रेस तो वही लगा रहा हूँ, स्ट्रेस क्या लगा रहा हूँ बेटा, स्ट्रेस तो वही रहेगा, स्ट्रेस तो वही लगा। स्ट्रेस क्या होता है, जो F/A होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस होता है। अब स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे, स्ट्रेन के बारे में, तो ये थीटा दिख रहा है, स्ट्रेन मतलब जितना बदलाव हो रहा है, ठीक है ना। स्ट्रेन का मतलब होता है आपके ओरिजिनल शेप, वॉल्यूम, लेंथ, उसमें जितना परिवर्तन आएगा उसी को आप क्या बोलते हो, स्ट्रेन बोलते हो। अब हमने स्ट्रेन यहाँ पर कितना किया है, थीटा। तब हम लोग मॉडुलस बात करेंगे, इसके लिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ईटा बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस है F/A और स्ट्रेन है थीटा। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे F/A इंटू थीटा, F/A इंटू थीटा। हमारा फॉर्मूला कौन सा राइट होगा, F/A इंटू थीटा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, F/A इंटू थीटा। डन बेटा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। प्रतिबल का मात्रक निम्न में से किसके समान है। पहले तो प्रतिबल हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चंस के लिए डिटेल में बात किया है। प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल बटा। आप लोग ध्यान रखो, बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर -2 भी लिख सकते हो, ये भी एक ऑप्शन है। अब यहाँ पर सभी को अच्छे से डील करना पड़ेगा, भले तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, ओरल इतना सब कुछ डिटेल में करने की आवश्यकता नहीं है, बट मेरा काम है मुझे डिटेल में करवाना है आपको, ताकि बाकी ऑप्शंस के भी बारे में पता चल जाए। तो हम लोग जानते हैं बल क्या होता है, बल हम लोग जानते हैं बल होता है द्रव्यमान द्रव्यमान गुणित त्वरण लिख सकते हैं, द्रव्यमान गुणित त्वरण, त्वरण लिख सकते हो। बल का मतलब तो न्यूटन होता है, मतलब ये ऑप्शन तो है ही नहीं है, ठीक है ना। प्रेशर, प्रेशर है दाब, प्रेशर क्या होता है, दाब, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल,
इसका सूत्र आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर सूत्र पता है तो आप बता सकते हो कि प्रतिबल का जो मात्रक किसके समान है या नहीं है। ठीक है, प्रेशर होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो जब सूत्र दोनों का सेम है तो दोनों का मात्रक भी सेम होगा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर बी। कार्य क्या होता है बेटा? बल गुणित विस्थापन। कार्य क्या होता है? बल गुणित विस्थापन होता है। कार्य क्या होता है? बल गुणित विस्थापन। अब कार्य ध्यान दीजिएगा, अब कई कई जगह आप लोगों को प्रतिबल का मात्रक पास्कल लिखा हुआ मिलता है, कई कई जगह न्यूटन मीटर -2 को पास्कल लिखा हुआ दिखता है, तो पास्कल लिखा हुआ अगर मिलता है तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, बिकॉज ऑफ ये किसके समान होता है? प्रेशर के समान होता है। प्रेशर का जो मात्रक होगा पास्कल, प्रेशर का जो मात्रक होगा पास्कल, वही आप लोगों को प्रतिबल के मात्रक देखने के लिए मिलता है, क्योंकि दोनों का मात्रक सेम है। दोनों के विमाएं भी सेम होंगे बेटा, विमाएं भी सेम होंगे। विमा के लिए हम लोग ने पहले लेक्चर में बता दिया है। कार्य का मात्रक होता है जूल, जबकि इसका फार्मूला होता है बल गुणित विस्थापन। इसका विमी सूत्र याद रखोगे ml2t - 2, ml2t - 2 1 अपॉन प्रेशर। तो ये बातें ही नहीं है, इसको भी हटाओ, इसको भी उड़ाओ, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा बेटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तांबे की तुलना में स्प्रिंग को इस्पात से बनाया जाता है, क्योंकि क्योंकि इस्पात, तांबे की मूल्य इस्पात से ज्यादा होती है? नहीं भाई, मूल्य का क्या काम है, ये तो कम ज्यादा होते रहते हैं, यहाँ पर भाव कम ज्यादा होते रहता है। इस्पात की तुलना में तांबा ज्यादा लचीला होता है? नहीं भाई, इस्पात की तुलना में तांबा ज्यादा लचीला होता है। इसकी बात करेंगे। इस्पात दैट इज स्टील, इस्पात का मतलब स्टील है, ठीक है। हाँ नहीं, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, कठोर होता है। और तांबे की तुलना में इस्पात ज्यादा लचीला होता है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। एक्चुअल में ध्यान दीजिएगा, किसके लिए जो y का मान है वो सबसे ज्यादा होगा, तो y का मान स्टील धातु के लिए, स्टील धातु के लिए जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इस्पात कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? इस्पात कहते हैं, उसके लिए मैक्सिमम होगा बेटा, उसके लिए मैक्सिमम होगा। मतलब अगर आप बात करें, आपको अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा YC और YI, YC और YI, C मतलब कॉपर, ये तांबे के तार के लिए तांबे का तार, और ये दिया हुआ इस्पात का तार, इस्पात का तार या स्टील का तार, ठीक है ना। इस्पात का तार मतलब स्टील का तार, एस फॉर स्टील लिख दिया हमने, एस फॉर स्टील लिख दिया। तो हम लोगों को अगर ऑप्शन दिया रहता है YC इज ग्रेटर देन टू YS, या YS इज ग्रेटर देन टू YC, या YS बराबर YC, ठीक है ना। अगर ये तीन ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको टिक करना है जिसका इस्पात ज्यादा जाए। हमेशा याद रखिएगा, स्टील के लिए जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्यादा होता है, क्योंकि इस्पात तांबे से ज्यादा लचीला होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग लिखेंगे YS इज ग्रेटर देन टू YC। ऑप्शन नंबर ए बी हमारा राइट होगा बेटा। यहाँ पर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, यहाँ पर भी ऑप्शन दे दिए हम लोग ने, टिक कर दिया। हाँ ओके। हुक नियम परिभाषित करता है, ध्यान दीजिए, हुक का क्या नियम क्या होता है? हुक का नियम क्या कहता है कि अगर आप किसी वस्तु को, ठीक है, किसी वस्तु पर बल लगा रहे हो, तो उसमें जो स्ट्रेस आ रहा है, उसमें जो स्ट्रेस आ रहा है ना बेटा, स्ट्रेस आ रहा है, इसमें सॉरी, उसमें स्ट्रेस के कारण जो स्ट्रेस आप देख रहे हो, जो स्ट्रेन आप देख रहे हो, ठीक है ना। अब किसी वस्तु को पर फोर्स लगाओगे, किसी वस्तु पर बल लगाओगे, उसके आकार, आकृति, क्षेत्रफल, आयतन सब में परिवर्तन आएगा बेटा। तो जो परिवर्तन आता है उसको हम लोग स्ट्रेन बोल रहे हैं, जिसको विकृति बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? विकृति बोल रहे हैं। और स्ट्रेस को हम लोग बोल रहे हैं प्रतिबल, प्रतिबल। तो इस प्रतिबल के कारण जो विकृति मिल रहा है, दोनों के अनुपात को हम लोग बोलते हैं यंग मापांक, सॉरी मापांक मतलब प्रत्यास्थता गुणांक। तो हम लोग पहले तो हुक का नियम क्या कहता है ये देखते हैं। हुक का नियम बोलता है, हुक का नियम, हुक का नियम बोलता है स्ट्रेस, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन। बेटा आप लोग ने स्ट्रेन को प्रतिबल बोला है, ठीक है, और ये बोला स्ट्रेन को क्या बोला है? विकृति बोला है, विकृति बोला है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते बेटा, जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक नियतांक जुड़ेगा, उस नियतांक को हम लोग लिखते हैं बेटा ई, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रतिबल, प्रतिबल बराबर में ई, और गुना में क्या लिखेंगे? विकृति। गुना में क्या लिखेंगे? विकृति, दैट इज स्ट्रेन, विकृति, ठीक है ना। ई क्या है यहाँ पर? प्रत्यास्थता गुणांक है। ई क्या है यहाँ पर? प्रत्यास्थता गुणांक। तो ई बराबर हो जाएगा, ये नीचे आएगा प्रतिबल, प्रतिबल बटे में क्या लिखोगे बेटा? विकृति, प्रतिबल बटे में विकृति लिखोगे।
विकृति। डन है बेटा। मतलब यंग प्रत्यास्थता गुणांक हम ये बता सकते हैं प्रतिबल और विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता, सॉरी यंग बोल रहे बार बार, यंग तो लंबाई के लिए जरूरी है, ठीक है ना। केवल प्रत्यास्थता गुणांक बोले भी, प्रत्यास्थता गुणांक प्रतिबल और विकृति के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग इलास्टिक कांस्टेंट कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट। इधर लिख दो, क्या कहते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट या कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, या कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। डन बेटा। तो हुक नियम परिभाषित करता है किसको, प्रत्यास्थता गुणांक को। किसको परिभाषित कर रहा है, प्रत्यास्थता गुणांक को। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा बेटा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की प्रत्यास्थता को प्रभावित करता है, ठीक है ना, कौन पदार्थ की प्रत्यास्थता को प्रभावित करता है, ठीक है ना। हाँ, टंकन मतलब अच्छा भंजन है ये, भंजन। एनिलिंग मतलब अशुद्धि उसमें मिला रहे हैं, हैमरिंग उसको पीटने पीटने पर भी, और उसमें अशुद्धि मिलाने पर भी, और चेंजिंग टेम्परेचर तापमान में बदलना भी, ये भी उसको उसके प्रत्यास्थता गुणों को प्रभावित करता है। पदार्थ में अशुद्धि मिलाने पर, एनिलिंग मतलब उसको वो किसी प्रकार से चेंज करना होता है, एक धातु मिश्रित करना होता है, उसमें इसको प्रोसेस को एनिलिंग बोलते हैं, ठीक है ना। पदार्थ की अशुद्धि, तापमान में बदलाव, टंकन नियम, एनिलिंग, ये सभी तीनों के तीनों प्रत्यास्थता को प्रभावित करता है। प्रत्यास्थता को प्रभावित करते तीनों ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑल ऑफ दीज, ये सभी ऑप्शन हमारे राइट होंगे। बढ़ते बेटा अगले प्रश्न पर। एक बर्तन है जिसका आयतन 1 गुनी 10 पर 5 की घात है, ठीक है। वॉल्यूम कितना दे रखा है, 1 गुनी 10 पर 5 मीटर क्यूब। तेल में यदि 1.2 गुनी 10 पर 5 की घात न्यूटन मीटर स्क्वायर का दबाव डाला जाता है, प्रेशर कितना डाला जा रहा है बेटा, 1.2 गुनी 10 पर 5, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है, सब ऐसा यूनिट में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलता है कि इसके आयतन में परिवर्तन जो हो रहा है वो डेल एल का, डेल एल बराबर दिया हुआ है 0.3 गुनी 105, नहीं ये 10 पर 5 की घात है बेटा, गलती से ये 10 पर 5 की घात है ना, ये है मीटर क्यूब। डन है बेटा। आपको प्रश्न समझ में आया, आपको आयतन दे रखा है v, अब बोला गया कि प्रेशर इतना अप्लाई करते हैं तो उसके आयतन में जो परिवर्तन होता है, ये डेल वी आएगा बेटा, सॉरी डेल वी में जो डेल वी मिलता है पर आयतन में परिवर्तन, वो कितना मिलता है 0.3 मल्टीप्लाई 10⁵ मीटर क्यूब। बोला क्या है कि बल्क मॉडुलस क्या है, बल्क मॉडुलस मतलब बल्क गुणांक या बल्क इलास्टिसिटी ऑफ बल्क मॉडुलस बोला है। निकालते क्या होता है, फॉर्मूला आप लोग जाने बल्क मॉडुलस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर एक प्रकार से हम लोग ने बोले कि इसका प्रारंभिक आयतन है v, हाँ, इसका प्रारंभिक आयतन है v, हम लोग एक पिस्टन लगा लिए, इसका प्रारंभिक आयतन कितना है v है, ठीक है, इसका प्रारंभिक आयतन ले लिए v। अब बोले कि इस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं p, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये पिस्टन आ जाएगा यहाँ पर। हमने बोला कि ये जो परिवर्तन मिला है, कितने मिला है, डेल वी मिला है, ठीक है ना। प्रेशर इंक्रीज करोगे तो आयतन जो होगा वॉल्यूम कम होगी बेटा, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रेशर डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ध्यान रखिएगा। पी और वी के बीच हमेशा रिलेशन कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। थर्मोडायनेमिक्स में इसको बहुत ज्यादा पढ़ोगे। फिलहाल के लिए हम बात करते हैं कि बल्क मॉडुलस क्या होता है। बल्क मॉडुलस होता है बेटा, बल्क मॉडुलस अभी हमने आपको समझाया था, बल्क मॉडुलस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या जी आपको जिस जो भी पसंद हो इससे रिप्रेजेंट करो। ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है बेटा, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर हम लोग फॉर्मूला अभी देखे ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो स्ट्रेस का भी फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो हम स्ट्रेस बराबर प्रेशर बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूं, पी, ओके। और चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, स्ट्रेन क्या होता है बेटा, स्ट्रेन, ये तो हो गया स्ट्रेस, मतलब मैं यहाँ पर दोनों को सेपरेट करके लिखूं, स्ट्रेस इज इक्वल टू पी हो जाएगा, और स्ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, स्ट्रेन का मतलब होता है विकृति, और विकृति हो जाएगा माइनस डेल वी बाय वी। अच्छा, माइनस डेल वी क्यों, माइनस साइन केवल ये प्रेजेंट कर रहा है, प्रेशर इंक्रीज करने से जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर को शो कर रहा है ओनली, माइनस का काम उतना ही है। ये हो जाएगा डेल वी बाय वी, ये एक्चुअल फार्मूला है। ये v पर चला तो ये हो जाएगा pv अपॉन में डेल वी, ठीक है ना। अब सभी को हम लोग वैल्यू रख देते हैं, सभी की वैल्यू रख देते हैं, तो वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है,
पी का मान दिया 1.2 10 पर 5 की घात, 1.2 10 पर 5 की घात गुना में v कितना दिया हुआ है बेटा, v दिया हुआ है 10 पर 5 की घात, 10 पर 5 की घात, ठीक है ना। नीचे डेल वी दिया हुआ है, नीचे डेल वी देखते हैं, डेल वी, ये डेल वी 0.3 10 पर 5 की घात, 0.3 गुनी 10 पर 5 की घात बेटा। कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ, दशमलव कैंसिल हो जाएंगे, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 312, ठीक है ना। और एक 10 पर 5 की घात 10 पर 5 उड़ा दोगे तो आंसर आएगा बल्क मॉडुलस, जिसको बी से या के से रिप्रेजेंट करते हो, 4 गुनी 10 पर 5 की घात। बल्क मॉडुलस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बेटा, ध्यान दीजिएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आंसर कौन सा राइट होगा बेटा हमारा, 4 किधर दिख रहा है, एक जगह दिख रहा है, 4 गुनी 10 पर 5 की घात। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट। बढ़ते अगले प्रश्न पर बेटा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रत्यास्थता सबसे अधिक होती है, किस पदार्थ की प्रत्यास्थता सबसे अधिक होती है, निम्नलिखित में से प्रत्यास्थता सबसे अधिक होती है, इसके बारे में बात की है। कंक्रीट, एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील। तो हमने बात किया था अभी स्टील का जो प्रत्यास्थता गुणांक है वाई का मान स्टील के लिए सबसे ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि वो बहुत लचीला होता है, कॉपर से, एल्यूमिनियम से, कंक्रीट से, ठीक है। ओके, बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। एक तार को एक सिरे पर स्थित किया गया है और दूसरे सिरे पर बल F लगाया गया जिससे विस्तार उत्पन्न हुआ। समान पदार्थ की लंबाई बोला है 2L और त्रिज्या 2R वाले एक अन्य तार में 2F बल द्वारा उत्पन्न विस्तार का अनुमान बताना बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या बोला है कि एक तार है जिसमें विस्तार है, मान के चलो L, जिसमें विस्तार कितना है L, ठीक है, या जिसमें विस्तार मान लो जिसकी लंबाई है L, ठीक है। बल F लगा रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका R है, क्रॉस सेक्शन एरिया R है। अब इसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक Y है, ठीक है ना, इसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक Y है। अब बोला गया है कि इसकी जो लंबाई 2L है और 2L है, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया का जिसका रेडियस हम लोग ले रहे हैं 2R, ठीक है ना। इस पर बल भी कितना लगा जा रहा है, 2F लगा जा रहा है। तो बोला गया कि इसमें विस्तार कितना होगा, ये पूछा गया। तो पहले तो जान लीजिएगा, अगर पदार्थ की मात्रा सेम है या पदार्थ की प्रकृति सेम है, ठीक है ना, दोनों पदार्थों के लिए पदार्थ की प्रकृति सेम है, तो दोनों के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक Y, यंग मॉडुलस दोनों के लिए सेम होगा। Y बराबर y1 बराबर y2 अगर ले ले तो इसके लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इंटू यल अपॉन में A इंटू डेल एल, A इंटू डेल एल, ठीक है। ये एक फॉर्मूला बनेगा, लेकिन यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया का रेडियस दिया हुआ है, पहले के लिए R दे रखा है, दूसरे के लिए 2R दे रखा है। तो हम यहाँ पर एक जगह रिप्लेस में, एक के रिप्लेस में क्या लिखेंगे, पाई आर का स्क्वायर इंटू डेल एल 1, ठीक है ना, बराबर। इसके लिए बात करेंगे कितना बेटा, F इंटू ये 2F फोर्स लगा रहे हैं और जो लेंथ है इसका 2L है, ठीक है। इसका पाई आर स्क्वायर का मतलब रेडियस का स्क्वायर 2R है, ठीक है ना। इसका रेडियस, क्रॉस सेक्शन रेडियस के एरिया का रेडियस कितना लिखे हैं, 2R ले रखे हैं। और डेल L1, इसका डेल L2 ले लेते हैं, एक मान लेते हैं, यही तो पता करना डेल L2 कितना होगा। ओके डन, F से F कैंसिल, L से L कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ 2 का वर्ग ध्यान दीजिएगा, 2R का होल स्क्वायर है, R का स्क्वायर से इधर कैंसिल हो गया, 2 का एक स्क्वायर आएगा, दो की जो कि ऊपर 4 है तो नीचे भी 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। मतलब हम ओवरऑल कर सकते हैं डेल L1 बराबर डेल L2। जितना पहले में विस्तार आएगा, जितना पहले में आप देखोगे कि जितना पहले में विस्तार मिलेगा उतना दूसरे में विस्तार मिलेगा, उतना दूसरे में विस्तार मिलेगा बेटा, ठीक है, क्लियर है। तो पहले का विस्तार, पहले की जो लंबाई लिए थे यल, तो हमारा आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा बेटा, क्लियर है, ठीक है। पदार्थ की मात्रा दोनों में सेम है तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक दोनों में सेम रहेगा। बाकी सब चीज डबल कर दिए, बल डबल कर दिए, लंबाई डबल कर दिया, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया भी डबल कर दिया, इसका रेडियस, ठीक है। तो लेकिन दोनों में जो विस्तार है, विस्तार मतलब विकृति, विकृति दैट इज चेंज इन लेंथ, वो सेम रहेगा बेटा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। एक तार की सामग्री का यंग प्रत्यास्थता गुणांक दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ है y, कितना दे रखा है, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यदि बढ़ा हुआ खींचाव 1% है, ठीक है, मतलब डेल एल बोला है, डेल एल कितना दिया हुआ है, 1% दिया हुआ है, ठीक है, डेल एल कितना दिया है 1%, ध्यान दीजिएगा 1% कितना दिया हुआ है डेल एल। तो अगर मैं बोलूं कि 1% किस पर खींचा हुआ है,
यल पर, मतलब जितना उसका लेंथ था उसका 1%, तो मैं लिख सकता हूँ डेल एल अपॉन एल बराबर 1% बराबर 1/100 लिख सकता हूँ। हाँ या ना बोलो यार। मतलब डेल एल का मान 1 है और यल का मान 100 ले के चल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब बोला गया है कि इकाई आयतन में संग्रहित ऊर्जा, तो हम पहले सूत्र को जाने। सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इकाई आयतन, पहले ऊर्जा का सूत्र देखिए। ऊर्जा का सूत्र लिखते हो, प्रतिबल प्रतिबल गुणित विकृति, विकृति गुना वॉल्यूम, मतलब आयतन, आयतन। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से आप लोग ऊर्जा पर किसी तार को खींचने के लिए उसमें जो स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका सूत्र आप इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि इकाई आयतन के लिए, तो आयतन को हम लोग ला लेंगे, तो ये हो जाएगा U अपॉन में V। आयतन को लिख रहा हूँ V से, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं हाफ, मतलब प्रतिबल, प्रतिबल गुना में बेटा विकृति, गुना में विकृति। क्योंकि आप लोगों को यंग मॉडुलस के आधार पर प्रश्न में दिया हुआ है, तो आप लिखते हो y बराबर प्रतिबल बटे विकृति, ये जानते हो बेटा, प्रतिबल बटे विकृति। अब इस आधार पर हम लोग मान रखेंगे तो हम लिख सकते हैं इसका और एक फॉर्मूला, हाफ, ठीक है ना, हाफ y गुना विकृति का स्क्वायर, विकृति का स्क्वायर लिख सकते हो। अगर मान के चलो आपने प्रतिबल की जगह विकृति इंटू y रखा, तो एक फॉर्मूला मिल जाएगा हाफ y, ये y है बेटा, क्या है ये y है, ये गुना है, ठीक है ना, ये y गुना विकृति का होल स्क्वायर। अगर विकृति को रिप्लेस करोगे प्रतिबल y बटे प्रतिबल में, प्रतिबल बटे y में, तो आपको एक फॉर्मूला और मिलेगा y गुना, ठीक है ना, प्रतिबल का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्रतिबल का होल स्क्वायर डिवाइड बाय y, ठीक है। तो आप जो ऊर्जा है उसके 3-4 फार्मूले देख सकते हो, ठीक है ना। आपको किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन आपको ये चारों ही फार्मूला आपको यूजेबल होगा बेटा। फिलहाल के लिए जो प्रश्न दिया है हमको, y दिया हुआ है और विकृति दिया हुआ है, इसका मतलब ये वाला फार्मूला यूज होगा। तो हाफ मल्टीप्लाई विकृति कितना दिए रखा है बेटा, सॉरी यंग मॉडुलस कितना देख रहा है, 2 × 10⁻10, ठीक है ना, 2 × 10⁻10 और विकृति दिया हुआ है 1/100, मतलब ये 1% ले सकते हैं, तो 1/100 का स्क्वायर, ठीक है ना। 100 का स्क्वायर मतलब ये 10 का स्क्वायर हो गया बेटा, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, का स्क्वायर है बेटा, मैं 10⁴ लिख दूं, तो इसको लिख सकते हैं 2 से 2 को उड़ा दो पहले, तो इधर 10⁻10 है, डिवाइड में 10⁴ बचा बेटा, तो 10⁴ से 10⁻6 10 बचेगा कितना, 10⁻6 बचेगा कितना, 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी अच्छा वॉल्यूम पर यूनिट, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दिख रहा है, तो आंसर कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, 10⁻6, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा बेटा। क्लियर है, ओके, समझ में आया बेटा। बस ये आपको फॉर्मूला याद रहना जरूरी है कि ये आप लोगों को यूज करना है, ठीक है ना। इसमें कई बार ये वाला यूज हो जाता है, कई बार ये वाला यूज हो जाता है, ठीक है ना। अभी ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है हमारा, उसका सॉल्यूशन इस प्रकार से दिए हम लोग, ध्यान रखिएगा ना। और कई बार ये वाला भी यूज हो जाता है, तो ध्यान रखिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। प्रतिबल विकृति वक्र बोला है, पदार्थ जिस गुण का लगाया नहीं जा सकता, ध्यान दीजिएगा, पहले तो ध्यान दीजिएगा प्रतिबल विकृति स्ट्रेस स्ट्रेन वक्र क्या होता है ना, उसके बारे में जान लेते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन का वक्र, कर्व, ठीक है बेटा, प्रतिबल विकृति वक्र, ध्यान दीजिएगा हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। एक्स एक्सिस से आप लोग इसको किसको रिप्रेजेंट करोगे, स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है ना, और वाई एक्सिस से आप रिप्रेजेंट करोगे स्ट्रेस को, स्ट्रेस को, ध्यान दीजिएगा ना। अब ध्यान दीजिएगा जो वक्र मिलता है आपको, ठीक है ना, आप लोग ऐसे समझिएगा कि आप किसी वायर पे, आप किसी पतली वायर को खींच रहे हो, ठीक है ना, आप किसी पतली वायर को खींच रहे हो, तब जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रिलेशन है वो इस ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है, वो किस किस प्रकार से होता है, ध्यान दीजिएगा। पहले तो आप देखते हो कि जो हुक का नियम है, हुक का नियम क्या कहता है, हुक का नियम कहता है, नियम वो कहता है प्रतिबल प्रतिबल प्रोपोर्शनल विकृति, मतलब स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन कहता है, ठीक है ना। तो पहले स्टार्टिंग हमारा जो पॉइंट मिलेगा, हम इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है हुक्स लॉ को। किसको रिप्रेजेंट करता है, हुक्स लॉ को। मतलब ये कह सकते हैं कि यहां से यहां तक का जो लेंथ दिख रहा है ओ से ए तक का,
वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रत्यास्थता या इलास्टिक प्रॉपर्टी को किसको रिप्रेजेंट करेगा, इलास्टिक प्रॉपर्टी को। ओ से ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रत्यास्थता को रिप्रेजेंट करेगा, ये इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करेगा बेटा। ठीक है बेटा। अब आगे जब इलास्टिसिटी से कुछ आगे बढ़े, इलास्टिक लिमिट से, ठीक है, तो आपको कुछ पॉइंट्स देखने के लिए मिलते हैं। ये जो बी पॉइंट ध्यान दीजिएगा, अब क्योंकि ओ से ए तक बढ़ा रहे हो, ओ से ए तक खींचने का मतलब इलास्टिक प्रत्यास्थता के आप सीमा में आपने इसको खींच रखा है। अगर उस बल को हटा दिया, ओ से ए के बीच में अगर बल को हटा दिया, तो सीधे सीधे ओ अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा बेटा। ध्यान दीजिएगा, आपने किसी वस्तु को खींचा, इस वाले वायर को खींचा, ठीक है ना, खींचते उसकी लंबाई में वृद्धि किया, आपने बल हटाया तो वो फिर से अपने प्रारंभिक लंबाई में वापस चली जाएगी। यही ग्राफ को रिप्रेजेंट, ओ से ए तक का ग्राफ इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने जिस क्षण बल हटाया उसी क्षण वो फिर से अपने प्रारंभिक वाले स्थिति में आ जाएगा। ए से बी वाली स्थिति के बारे में बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है, ये बी पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, ये प्रोपोर्शनल लिमिट है। ये क्या है बेटा, प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं यहां पर लिख देता हूं आप लोगों के लिए। ए वाला जो पॉइंट है आपका प्रोपोर्शनल लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब होता है बेटा अनुक्रमानुपातिक सीमा, अनुक्रमानुपाती सीमा, अनुक्रमानुपाती सीमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, है ना। जो बी है बेटा वो लिमिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलास्टिक लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। ठीक है, मतलब प्रत्यास्थता की सीमा को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रत्यास्थता को सीमा, प्रत्यास्थता की सीमा। ध्यान दीजिएगा, अब आपको जानना है कि ए से बी जो लाइन है, ए से बी जो कर्व है, ए से बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ए से बी वाली लाइन में आप फोर्स इंक्रीज कर रहे हो, लेकिन जो वृद्धि मिल रहा है, जो डेल मिल रहा है, जो विकृति मिल रहा है, वो अब उस रेशो में नहीं मिलेगा जिस रेशो में ए से ओ से ए पर मिल रहा था। ध्यान दीजिएगा, प्रतिबल और विकृति इस रेशो में आप जैसे जैसे प्रतिबल का मतलब भार या वेट या फिर आप बोल सकते हो बल, उसको अप्लाई कर रहे हो, विकृति उसी सेम रेशो में इंक्रीज होती चल रहा है। किस वाले एरिया में, ए से बी, ओ से ए के रीजन में। आप ए से बी के रीजन में बात कर रहे हो, आप फोर्स बढ़ा रहे हो, लेकिन अचानक सा उसमें ज्यादा विकृति देखने के लिए मिलता है, सेम रेशो, जो रेशो है वो बिगड़ जाता है ए से बी में। ठीक है ना, ए से बी में ये जो है आपका क्या है, इलास्टिक लिमिट है। इलास्टिक लिमिट से आप चलते हो सी पर, ठीक है, ये कहलाता है यील्ड पॉइंट। अच्छा, बी को ही इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट कहते हैं, यील्ड पॉइंट। फिर आते हैं डी पॉइंट पर। डी पॉइंट होता है भंजन या फिर आपको बोल सकते हो त्रोटन पॉइंट, त्रोटन बिंदु, त्रोटन बिंदु कह सकते हो। यहां से यहां तक का जो आपका रीजन होता है वो प्लास्टिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लास्टिक बिहेवियर, बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब हम लोग बी डी को बात करेंगे तो ये रिप्रेजेंट करता है प्लास्टिक बिहेवियर। प्लास्टिक बिहेवियर मतलब अगर बी से आपकी इलास्टिक लिमिट से, मतलब बी तक इलास्टिक लिमिट था, बी तक इलास्टिक लिमिट मतलब बी तक अगर आपने भार को हटाया तो वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन बी से अब ज्यादा आपने फोर्स अप्लाई किया या प्रतिबल अप्लाई किया और बी से डी तक का रीजन में, अब वो प्लास्टिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। प्लास्टिक क्या होता है, आपने किसी वस्तु पर भार लगाया, अगर वो अपने प्रारंभिक स्थिति में नहीं आती, उस स्थिति में उस वस्तु को हम लोग कहते हैं प्लास्टिक बॉडी। ठीक है ना, तो हमने बी से ज्यादा फोर्स लगाया तो वो अपने आप यहाँ पर भार हटाने पर वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस नहीं आ पाएगी। इस वजह से इस वाले रीजन को हमने बोला प्लास्टिक बिहेवियर। इसके बाद वाले पॉइंट हम लोग देखते हैं ई, मतलब भंगुर वाला बिंदु, भंगुर बिंदु। पॉइंट ई पर हम लोग बोले कि ये पॉइंट, इस पॉइंट पर जाकर जो बॉडी है वो क्या हो जाता है, चूर-चूर हो जाता है या फिर भंगुर स्थिति में आ जाता है। अब थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई करते हो बॉडी बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। ठीक है ना, तो ये था हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व। अब बोला क्या जाता है, स्ट्रेन और स्ट्रेस कर्व में क्वेश्चंस क्या आते हैं ये देखते हैं बेटा। स्ट्रेन स्ट्रेन प्रतिबल विकृति वक्र से किसी पदार्थ के जिस गुण को पता लगाया नहीं जा सकता। प्रत्यास्थता को जान सकते हैं बेटा, जान सकते हैं ना, यंग का मापांक भी जान सकते हैं, मतलब प्रत्यास्थता जान सकते हैं तो यंग मॉडुलस भी जान सकते हैं।
तन्यता ताकत उसको भी जान सकते हैं, उसकी किसी के सामर्थ्य को भी जान सकते हैं, लेकिन ताप की क्षमता को नहीं जान सकते बेटा। हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी विशेष पदार्थ के प्रतिबल विकृति में परम शक्ति बिंदु और फ्रैक्चर बिंदु एक दूसरे के बहुत निकट पाए जाते हैं, इस तरह पदार्थ को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, बोला जाता है, हम लोग देखते हैं इस वाले ग्राफ में, देखो इस वाले ग्राफ में परम शक्ति बिंदु, परम शक्ति बिंदु मतलब ये डी, डी परम शक्ति बिंदु है, मतलब हाई स्ट्रेंथ। अब यहाँ से थोड़ा सा भी अगर ये वाला पॉइंट, ये जो रीजन है ये बहुत छोटा है, ये वाला अगर रीजन बहुत छोटा है, तो ये मान के चलते हैं वो जो पदार्थ है वो किस प्रकार का पदार्थ है? भंगुर प्रकार का पदार्थ है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा बेटा? हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। किसी पदार्थ के प्रतिबल विकृति वक्र से यंग के मापांक की गणना किस प्रकार किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, प्रतिबल विकृति से यंग का मापांक बोला गया। यंग का मापांक क्या होता है? वाई। यंग का मापांक किसको होता है? वाई। और वाई बराबर प्रतिबल, प्रतिबल बटे में स्ट्रेन या विकृति, विकृति। यही फॉर्मूला है, इसको याद कर डालो, आपका ये ऑप्शन रेडी हो जाएगा, आंसर रेडी हो जाएगा। ठीक है ना? इसमें से देखो कौन सा दिख रहा है? प्रतिबल में गुणित विकृति नहीं, ठीक है ना? विकृति का वर्ग है, गलत, ठीक है ना? प्रतिबल का वर्ग गलत है, तो ये प्रतिबल बटे विकृति ये दिया हुआ है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बेटा करेक्ट है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। वस्तु के लिए बिंदु विक्त किए गए प्रतिबल विकृति वक्र में हम निम्न को समझने में मदद कर सकते हैं। मतलब हमारे को क्या सीखने के लिए मिलता है उस वक्र से, प्रतिबल वक्र विकृति से? ये देखने के लिए मिलता है। हमने अभी जाना वे ताप पर विस्तार करते हैं, ये देखे क्या? नहीं, ये नहीं जाना। वे बढ़ते भार के साथ विकृति होते हैं, बढ़ते भार के साथ विकृति होते हैं। हाँ भाई, जैसे जैसे आप किसी वस्तु पर भार बढ़ाओगे उसमें विकृति का मान भी बढ़ते जाएगा। यही तो जाने हैं बेटा प्रतिबल विकृति का मान, ठीक है ना? फिर से जान लीजिएगा, इसको देखें, हमने भार बढ़ाया उसमें धीरे धीरे विकृति हुआ, रेशनल विकृति हुआ, ठीक है ना? ए से बी में फिर भार बढ़ा है, भार बढ़ाने के साथ विकृति तो जरूर हुआ, लेकिन सेम रेशो में नहीं। इस वजह से इसमें हम लोग ने बोले थे ये वाला जो लिमिट होता है बी वाला पॉइंट, इलास्टिक लिमिट। अब हमने भार बढ़ाया लेकिन अब वो अपना प्रारंभिक स्थिति में वापस नहीं आ पा रहा है, उसको हमने प्लास्टिक बिहेवियर रीजन में लिया। डी क्या होता है? त्रोटन बिंदु। अब इस बिंदु, इसको परम शक्ति बिंदु भी बोल सकते हो। इसके बाद जो बॉडी होता है वो प्लास्टिक से ज्यादा भंगुर को बिहेव करने लगता है, भंगुर स्थिति को। तो इस वाले रीजन में हमने बोला कि अगर भार बढ़ाएंगे तो उसकी विकृति भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? किधर से गया? ठीक है, वे बढ़ते भार के साथ विकृति उत्पन्न करेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्लियर बेटा, बढ़ते भार के साथ विकृति उत्पन्न करेगा। अब अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऐसा गलत स्टेटमेंट ढूंढना है बेटा। गैसों को सबसे कम दबाया जा सकता? नहीं भाई, अरे गैस ही तो है, गैस ही तो एक ऐसा पदार्थ है हमारे वातावरण में जिसको आप जितना चाहे उतना दबा सकते हो, मुट्ठी में लेके दबा सकते हो गैसों को, ठीक है ना? तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन फिर भी बाकी ऑप्शन को बात करेंगे। ठोसों का बल्क मॉडुलस द्रव्य की तुलना में बहुत अधिक होता है, नहीं, ठीक है। संतुलित निकाय का बल्क मापांक हमेशा धनात्मक होता है, नहीं भाई, गलत है। तो यही बल्क मापांक और दबाव की सही इकाई समान होती है, नहीं। अच्छा, ये तो सब सही है ना? मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने ये बोला कि ये वाला कथन सत्य स्टेटमेंट राइट है, ये वाला स्टेटमेंट भी राइट है, ये वाला स्टेटमेंट भी राइट है, लेकिन हमको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग गलत स्टेटमेंट करेक्ट करना है या टिक करना है। आपको बोला कि कौन सा कथन गलत है, ये बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन गैसों को कम दबाया जा सकता है, लेकिन नहीं, गैसों को सर्वाधिक रूप से दबाया जा सकता है, उस पर प्रेशर सर्वाधिक अप्लाई किया जा सकता है। हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर ए। डन है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। ठोस द्रव और गैसों में किसका बल्क मॉडुलस सबसे अधिक होता है? ध्यान दीजिएगा, ठोस द्रव और गैस जिसको सबसे कम दबाया जा सकता है ठोस को, ठीक है, और जिसको सबसे ज्यादा दबाया जा सकता है उसका के बल्क मॉडुलस क्या होता है? बल्क मॉडुलस समझिएगा, बल्क मॉडुलस होता है, बल्क मॉडुलस बराबर
बल्क मॉडुलस बराबर क्या होता है, P अपॉन में डेल V बाय V, ठीक है ना, इसको मैं PV अपॉन में डेल V लिख सकता हूँ बेटा, ठीक है ना। बल्क मॉडुलस एक ऐसा, यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है ना। आप लोग 3 मॉडुलस देखते हो, यंग्स मॉडुलस सॉरी, आप पढ़ते हो यंग्स मॉडुलस, आप पढ़ते हो बल्क मॉडुलस, आप पढ़ते हो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये 3 चीजें पढ़ते हो बेटा आप, ठीक है। हम बात करते हैं ठोस की, ठीक है ना। तो यंग्स मॉडुलस केवल और केवल ठोस के लिए काम करता है, ठीक है ना। बल्क मॉडुलस में ठोस भी काम करता है, द्रव भी काम करेगा और गैस भी काम करेगा, ठीक है ना। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में भी केवल ठोस काम करता है। प्रश्न आपको ये भी आता है कि ऐसा कौन सा मॉडुलस ऑफ ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है जो तीनों पदार्थ के लिए एप्लीकेबल होता है या तीनों पदार्थ के लिए वर्क करता है। तो बल्क मॉडुलस आप आंसर टिक कर सकते हो, जो तीनों पदार्थ के लिए वर्क करेगा बेटा, क्लियर है, ओके डन। इसका फॉर्मूला देखते हो, y इज इक्वल टू एफ एल इंटू ए डेल एल, ठीक है ना। इसको हम लोग मॉडिफाइड भी किए थे। इसका फॉर्मूला देखते हो बेटा, इसको बी से या के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला पी अपॉन में माइनस पी अपॉन ये वी डेल वी देखते हो बेटा, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला देखते हो बेटा, ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन में ए इंटू थीटा देखते हो, ठीक है ना। ये तीनों के लिए फॉर्मूला आप याद रखोगे, ठीक है ना, तीनों के लिए फॉर्मूला आप लोग को याद रखोगे। तो हम देखते हैं ऑप्शन कौन सा राइट है, हमारा ऑप्शन राइट है बेटा केवल ठोसों के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी, केवल ठोसों के लिए जो मॉडुलस है वो सबसे कम अधिक देखने के लिए मिलेगा, सबसे अधिक देखने के लिए मिलेगा जो सबसे ज्यादा रिजिड होगा, जो जब सबसे ज्यादा ठोस होगा उसके लिए बल्क मॉडुलस सबसे ज्यादा होगा बेटा, क्लियर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, केवल ठोसों के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस PNST के PR की सीरीज में केवल ओनली 18 क्वेश्चंस को डिस्कशन किया है, ठीक है ना। जितने भी PI हो सकते थे वो सभी को हम लोग ने इलास्टिसिटी वाले सेक्शंस में रखा हुआ है। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग बाकी के अगले लेक्चर में करेंगे बेटा, ओके मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।